चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 kg बेंजीन इज 0.2, देन मोलालिटी ऑफ सोल्यूट। अगर आपके 1 kg बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, ठीक है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, और हमारे इस बेंजीन, जैसे हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूट का 0.2 है, और बेंजीन का वेट, बेंजीन मतलब सॉल्वेंट, बेंजीन दैट इज सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो जो हमारा वेट दिया हुआ है 1000 ग्राम 1 kg डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलर मास 78, तो इट इज समवेयर, हम लोग जरा देख लेते हैं ये कितना आता है, ये नंबर ऑफ मोल्स। ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 1 आएगा 78, फिर उसके बाद 20 आएगा, तो 12, हाँ वही लगभग 12.3 या 4 के आसपास आएगा। ठीक है, मान लो जैसे ये 12.2 है, हम ऐसा एक अप्रोक्सीमेट कर दिए कैलकुलेशन कि हाँ इतना नंबर ऑफ मोल्स हमारे बेंजीन का है, मोल्स ये बेंजीन का है। थोड़ा आगे पीछे कैलकुलेशन आपको हैंडल करना होगा। ठीक है, नाउ क्या हम लोग इस XB को ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो यहां से आपको मिलेगा कि दैट 0.2 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B तो हम लोग को निकालना है, नीचे हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है भाई, तो 12.2 है अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहां से आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई करो 0.2 मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस 12.2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को एक साइड करें, तो आपके पास हो गया 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 12.2, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B राइट हैंड साइड में चला गया, तो ये हो गया 0.2 ऑफ NB। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को देखते रहना है ध्यान से। दिस विल बी इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ भी 4 हुआ, फिर यहाँ 2 हो गया, ये पॉइंट था 2 के बाद लगेगा तो 2.44, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1.2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो अप्रोक्सीमेटली हमको ये दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.44 है, और नीचे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1.2 से, तो ये लगभग 2 टाइम्स है। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हो रहा है ऊपर से लेके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नाउ अगर आप मोलालिटी लिखते हैं, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही तो है मोलालिटी का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में आप 2 मोल ले लेंगे, और बेंजीन का 1 kg वेट था, तो मेरे हिसाब से ये 2 मोल ऑफ 1 kg है, 2 मोल पर kg आ रहा है, 2 मोल पर kg अप्रॉक्स, ये हमारा मोलालिटी का वैल्यू आ रहा है, 2 मोल पर kg अप्रॉक्स, ये हमारा मोलालिटी का वैल्यू आ रहा है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 मोल पर kg। थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, कंसेप्ट को समझिए कि क्या हुआ है। क्वेश्चन में ये मेंशन था, क्वेश्चन में ये मेंशन था कि हम लोगों का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1 kg बेंजीन में 0.2 है, तो आपको सॉल्यूशन का मोलालिटी फाइंड आउट करना था, मोलालिटी फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1 kg इन 1 kg बेंजीन इज 0.2, देन फाइंड मोलालिटी। तो एक्स भी दिया गया, ये रहा हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस XB बेंजीन का 1 kg का नंबर ऑफ मोल्स हम अप्रोक्सीमेटली 12.2 मोल्स लिख दिए। अब XB का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल, वहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स B का निकाल लिए, इतना मोल सॉल्यूट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट का आ गया, तो जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड करेंगे kg में, तो मोलालिटी होगा, तो 2 मोल्स पर kg, यहां से आपका आंसर आ गया, 2 मोल्स पर kg, यहां से आपका आंसर आ गया। सही है,
चलिए बढ़िया, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये 12 था। 13 में लिखा व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ के आई। जब आपको कोई ये लिख के दे कि 20% W/W सॉल्यूशन है, तो इसका कंसेप्ट आप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा 20 ग्राम होगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। यही तो 20% बाय मास का कंसेप्ट होता है, परसेंटेज कंपोजिशन। 20% बाय मास, वेट ऑफ सॉल्यूट भी 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब आपको इसके बेसिस पे मोलालिटी फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताइए, मोलालिटी में आप वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं? ऑब्वियसली आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो देखिए, जो आप वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखे हैं, सॉल्यूशन का वेट तो एक्चुअली दो चीज से है ना, एक सॉल्यूट का वेट और एक सॉल्वेंट का वेट। तो अगर सॉल्यूशन का वेट 100 दिया है, सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम दिया है, तो सॉल्वेंट का वेट जो हम लोग निकालेंगे, यहां से हम लोग सॉल्वेंट का वेट जो निकालेंगे, क्या वो 80 ग्राम होगा? 80 ग्राम होगा, सही है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ो, तुम्हारा काम है अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 20 ग्राम, ऊपर में 1000 है ही। हमारा सॉल्यूट कौन था? के आई है। और के आई का इस क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान से देखो तो मोलर मास दिया हुआ है। के आई का मोलर मास 166 ग्राम पर मोल। तो ये 166 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास हो गया, यहाँ आ गया ये 166 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 80 ग्राम निकाले। तो 20 से ये कटा 4 टाइम्स, 4 से ये कटा 25 टाइम्स, और आपके पास 25/166 आ गया। दिस इज 0.1 एक बार, और फिर उसके बाद कितना बच जाएगा? इधर आ गया हम लोग का 34 और उधर 50, 84, तो लगभग 5 इतना मोल पर केजी। ये हमारा मोलालिटी है 0.15। 0.15 ये हमारा मोलालिटी है। 0.15, ओ सॉरी, एक मिनट, 1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से जो 4 से 1000 को कट किया, ये 250 आएगा, 250 आएगा। ठीक है, तो आपके वैल्यू आएगा 1.5। 1.5 मोल पर केजी, 25 नहीं होगा, 250 होगा। तो 1.5 बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ऐसे सोच के समझ के आंसर लाना है। क्लियर है? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख ले, इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं समझने का। ये अगर आप इतने देर तक समझ रहे हैं सब चीज, तो बहुत सिंपल वे से चला। आपको है ना 20% मास दे दिया गया, 20% बाय मास सॉल्यूशन। तो वहां से आपको डिकोड करना था कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो 20% बाय मास अगर लिखा है तो उसका मतलब है 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा गया मोलालिटी निकालना, तो मोलालिटी के लिए हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के वेट को माइनस करके, और फिर उसके बाद जो जनरल फॉर्मूला मोलालिटी का आप पढ़ रखे हैं, जस्ट उसको यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और देखो ये जेई का क्वेश्चन है 2019 का, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको बताया इसी तरह के क्वेश्चन में बस स्टूडेंट हड़बड़ी में एक गलती कर देता है कि वो वेट ऑफ सॉल्यूशन को लेके चल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 29.2% W/W HCl stock solution has density 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is given 36.5. The volume of stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl
एक मिनट जस्ट। Molecular weight of the volume of stock solution required to prepare, volume of stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl। देखो जरा ध्यान से, फॉर 0.4 मोलर HCl, अगर आप 0.4 मोलर HCl लेते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या बनता है? उसका कंसेप्ट बनता है कि 1000 ml have 0.4 मोल HCl। अगर आप 1 लीटर लीजिएगा सॉल्यूशन का तो उसमें 0.4 मोल HCl होगा, लेकिन आपको उसका केवल 200 ml लेना है। Therefore 200 ml have 0.4 by 1000 into 200 moles of HCl। तो ये आ गया भाई 0.4, 200 से 1000 कट गया 5 बार में, और फिर ये आ गया 0.08 मोल HCl। अच्छा, 0.08 मोल HCl का मतलब कुछ मास होगा। Therefore वेट ऑफ सॉल्यूट, कहने का मतलब HCl का वेट अगर हम लिखना चाहें तो आपको कितना HCl चाहिए? इस 200 ml 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन में HCl का मास कितना है? HCl का मास कितना है? तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आया, जस्ट उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास आपका 36.5 दिया हुआ है, तो 8×5=40 का 0। ये डेसिमल नहीं देना था यहाँ पर, यहाँ लिखते फिर से एक बार। हाँ, अब 3 डेसिमल, 3 के बाद 0 डाल दो, यहां डाल दो। इतना इतना ग्राम HCl का आपके पास है। 2.92 ग्राम HCl आपके पास है। कहां मौजूद है सर? 200 ml 0.4 मोलर सॉल्यूशन में 2.92 ग्राम HCl आपके पास है। 2.92 ग्राम HCl आपके पास है। अब चलिए कि आखिर ये 2.92 ग्राम HCl आपके पास आना कहां से है? तो आना है मेरे पास एक दूसरे सॉल्यूशन से जिसमें 29.2% बाय वेट लिखा हुआ है और जिसका डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो पहले हम ये देखें कि हाँ, ये समझिएगा। नाउ जो हमारे पास 29.2% HCl सॉल्यूशन बाय मास लिखा हुआ है, उससे तो तुमको यही पता चलता है ना कि 100 ग्राम ऑफ solution have 29.2 ग्राम HCl। 29.2% HCl सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 29.2% HCl बाय मास वाला सॉल्यूशन लेते हो तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का लोगे तो उसके अंदर 29.2 ग्राम HCl आपको मिलेगा। लेकिन आपको HCl चाहिए कितना? आपको तो केवल 2.92 ग्राम HCl चाहिए। Therefore for 2.92 ग्राम ऑफ HCl वेट ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, आपको कितना सॉल्यूशन चाहिए? थोड़ा यूनिटरी मेथड से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि 29.2 ग्राम 100 ग्राम में मौजूद है, तो 2.92 ग्राम 10 ग्राम में मौजूद है। ठीक है, लिखने के लिए 2.92 ग्राम चाहिए आपको। सही है, 2.92 ग्राम चाहिए। 29.2 इंटू 100, तो आपको मिलेगा यहां से, आपको यहां से मिलेगा दैट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम आपको मिलेगा। 10 ग्राम सॉल्यूशन में 2.92 ग्राम HCl मौजूद है। एकदम इजी है, यूनिटरी मेथड सोचते चलिए ना।
देखिए आप खुद समझिए, एकदम आराम से देखिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl था, तो 1 ग्राम में कितना है? 1 ग्राम HCl का चाहिए तो कितना ग्राम लगेगा? 29.2 डिवाइडेड बाय 100 में डिवाइड कर लो उसको, ठीक है। तो 2.92 ग्राम HCl चाहिए तो कितना लगेगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2.92 से, तो आपके पास आ गया 10 ग्राम सॉल्यूशन। ये 10 ग्राम सॉल्यूशन है HCl का। अब आओ ऊपर देखो, क्वेश्चन इसको और ट्विस्ट करके रखा है। बोला नहीं नहीं, हमको सॉल्यूशन का वेट मत बताओ, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ। तुमसे क्या बोला गया? बोला गया द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। आप वेट निकाल लिए, अगर वेट में कोई आंसर पूछता तो 10 ग्राम होता। हाँ, उसका डेंसिटी आपको दे दिया है 1.25 ग्राम, डेंसिटी आपको दे दिया है 1.25 ग्राम। अब आप नीचे देखो, देखिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बस आपको फुल प्रूफ दिमाग में डालने के लिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, नहीं तो एक क्षण में आंसर है। देखिए हम आपको जो यहां लिख रहे हैं उसको समझिएगा केवल। 29.2 ग्राम HCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, सही है। हम लोग को चाहिए था 2.92 ग्राम, 2.92 ग्राम HCl is present in 10 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन इस 10 ग्राम सॉल्यूशन से अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो भी हमारे सॉल्यूशन का वेट आया है उसमें हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होगा ना। तो सॉल्यूशन का वेट आया है 10 ग्राम और डेंसिटी है 1.84, 84 है ना कि 1.2 है? कितना है डेंसिटी? देखो तो डेंसिटी कितना है, मेरे हिसाब से 1.2 है। हाँ 1.25 है, 1.25, 1.25। हाँ, तो यहाँ 1.25 से आप डिवाइड कर दिए, तो जब आप 10 में 1.25 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 ml आएगा, ठीक है। 8 ml सॉल्यूशन का जरूरत है, और वो वहां पे ऑप्शन में भी मौजूद है, ऑप्शन में भी मौजूद है, तुम देखो वहां पे ध्यान से। इन सब क्वेश्चन में है ना बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिक वे से, थोड़ा सा होता क्या है ना कि ये एक दो क्वेश्चन को मिला के बनाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि कहाँ से क्या निकालना है। थोड़ा देखिए, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। लेकिन आप समझिए, पैटर्न को समझिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। 29.2% HCl सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.25 ग्राम। इस सॉल्यूशन को लेना है और हमको 200 ml 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना है। इस सॉल्यूशन पहला वाला 29.2% HCl सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, उस सॉल्यूशन को लेना है और हमको 200 ml तैयार करना है HCl का सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी 0.4 हो। अब हम क्या किए, सबसे पहले ये पता किए कि 0.4 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1000 ml में 0.4 मोल HCl का होना चाहिए। तो 200 ml में कितना होना चाहिए? तो 200 ml में भाई 0.08 मोल HCl का होना चाहिए, ठीक है। 0.08 मोल HCl का होना चाहिए, तो हम उसको मोल में बदल से, मोल से है ना मास में बदले। आप जो यहां से यहां तक काम किए हैं, आप जो यहां से यहां तक काम किए हैं, आप सिंपल वे से अगर चाहते तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाते। मोलैरिटी था 0.4, यहां पे डब्ल्यू बी आपको निकालना था, इंटू 1000, नीचे 36.5, और यहां 1 लीटर ही होता। फिर भी अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो यहां से भी आपको डब्ल्यू बी जो आता वो 2.92 ग्राम ही आता HCl, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझे? सीधा फॉर्मूला बेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन से दिखाई दे रहा है वो है कंसेप्ट बेस्ट। 0.4 m का मतलब क्या है? तो 1 लीटर में 0.4 मोल मौजूद है, तो 200 ml में कितना मोल मौजूद है? मोल आ गया, वहां से मास आ गया। राइट हैंड साइड में जो रेड से लिखा है दैट इज फॉर्मूला बेस्ट। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एस। सारा डाटा पुट कर दिए। 0.4 मोल ले रहा है, मोलारिटी ले रहे हैं तो 1000 ml ले रहे हैं,
ठीक है, मोलर मास दिया हुआ 36.5, वहां से भी WB आ गया। अब आखिरी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो HCl चाहिए वो कहां से आएगा? तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा 29.2% बाय मास HCl सॉल्यूशन। तो 29.2% का मतलब हो गया बाय मास कि 100 ग्राम में 29.2 ग्राम HCl मौजूद है, और आपको अगर 2.92 ग्राम ही HCl चाहिए तो 100 ग्राम क्यों लेंगे, 10 ग्राम में हो जाएगा। तो 10 ग्राम सॉल्यूशन हमारे HCl का आया। क्वेश्चन में 10 ग्राम वेट पूछा नहीं है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए आप सीधा यहां से डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 8 ml। ठीक है, थोड़ा इन सब क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लिया जाता है, एक बार देख लिया जाता है, और फिर उसमें धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में लिखा है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 25.3 ग्राम of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ion respectively are. एकदम इजी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना, तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको 25.3 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml। आप सबसे पहले यहां से मोलैरिटी निकालें। क्या हम लोग ऐसे पढ़े हैं दैट मोलैरिटी will be equals to weight of solute into 1000 divided by molar mass of solute and volume of solution in milliliters। तो आप डाटा को यूज करें तो वेट ऑफ सोल्यूट है 25.3 इंटू 1000, नीचे है हम लोगों के पास मोलर मास में आपका क्वेश्चन में लिखा है ना 106, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 250। 250 से 1000 कटा 4 टाइम्स। अब 4 से कितना काटे इसको, 4 दिया 12 25, इतना आ गया लगभग, और नीचे 106 है। इसको अप्रोक्सीमेटली आप लगभग 1 के नजदीक ही मान लेना। 1 के नजदीक 0.95 हम देख रहे हैं ऑप्शंस के अंदर बहुत सारा यूज है, तो ये 0.955 एम मान लेते हैं, क्योंकि हमको 2-3 ऑप्शन में 0.955 दिखाई दे रहा है। रख लो इसको। तो ये हमारा मोलैरिटी आ गया। ये मोलैरिटी किस चीज का आया? तो मोलैरिटी ये आया है Na2CO3 का। अब आप जरा गौर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। आपको Na2CO3 को सॉल्यूशन में तोड़ेंगे तो 2 Na+ आएगा और साथ में एक कार्बोनेट आएगा। याद कीजिए हम लोग K2SO4 में क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। अब यहां पे अगर इसका मोलैरिटी 0.955 m है, तो याद रखना सोडियम का Na+ का मोलैरिटी 2 टाइम्स ऑफ 0.955 आएगा, और कार्बोनेट का मोलैरिटी 0.955 आएगा, ठीक है। तो आपके आंसर में खोजना है कि हमको किसका मोलैरिटी बताना है, एक्चुअली उसी हिसाब से हम लोग अपना आंसर भी देंगे। तो आपके इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मोलैरिटी बताना है Na+ का और कार्बोनेट का। आपको मोलैरिटी बताना है Na+ का और कार्बोनेट का। Na+ का पहले बताना है, बाद में कार्बोनेट बताना है, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देन इट कम्स टू बी 1.90 m एंड दैट कार्बोनेट इज 0.955। तो आपका 1.9 m मोलैरिटी है Na+ का, और कार्बोनेट का मोलैरिटी है 0.955। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सी ऑप्शन आपका बहुत अप्रोप्रिएट है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट वाइज चलना है, समझना है कि क्या क्या काम है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, इजी गोइंग। Na+ कार्बोनेट निकालना है, तो जो Na2CO3 निकाले, जस्ट कलर चेंज कर ले, रुक जाओ।
जो हम लोग Na2CO3 को कैलकुलेट किए, सोडियम का मोलारिटी उसका दुगना है और कार्बोनेट का मोलारिटी सेम है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। 16, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, हाउ मेनी ग्राम्स, पढ़ते पढ़ते दिमाग में, हाँ मास निकालना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2 molar HNO3, the concentrated acid is 70% HNO3। पहले तो आप ये पता करें ना कि 250 ml 2 मोलर HNO3 में आखिर HNO3 का मास है कितना, HNO3 का मास है कितना। ठीक है, पहले ये पता करें। फॉर HNO3 सॉल्यूशन, जब आप HNO3 सॉल्यूशन का बात करते हैं तो मोलारिटी का इस बार हम सीधा फॉर्मूला से चलते हैं, मोलारिटी वाला। मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमको निकालना है 1000, नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हम लोग मोलारिटी ले रहे हैं 2 मोलर, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है इंटू 1000, नीचे हम लोग लेंगे मोलर मास। मोलर मास कितना लेंगे आप, हम यहां नहीं, मोलर मास आपको HNO3 निकालना है, HNO3। हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 28 हो गया, 28 14 14 14 14 लिखना था। हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो गया, तो 14 और 1 15, 15 प्लस 48 दैट इज 63 ना, हाँ 63, 63 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का 63 रहा, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास हो गया 250। 1 मिनट, हम यहाँ पे जानते हो थोड़ा रुक रहे हैं क्यों, मेरे दिमाग में है ना पिछला एक क्वेश्चन चल रहा, हम जरा उसको एक बार देख ले, कहीं हम गलत कुछ नहीं ना बोल दिए। जस्ट अ मिनट, हाँ साथ में रहना, जरा ध्यान से देखना है, हमको एक क्वेश्चन देखना है, हम वहां कुछ गलत नहीं बोल दिए हो इस पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ गलत बोल दिए हैं, यहाँ पे हम कुछ गलत बोल दिए हैं। देखो देखो, सबको देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml लेना था ना, तो हम जो राइट हैंड साइड में बता रहे थे यहाँ हम 1000 ले लिए थे, यहाँ 200 ml होगा, और 200 ml से ये कटेगा 5 टाइम्स, और फिर 5 के बाद आप आगे कैलकुलेशन, हम यहाँ 1000 ml ले लिए, यह 1000 ml नहीं होगा, यहाँ 200 ml होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो यहाँ 200 ml दिया हुआ है ना, तो थोड़ा दिमाग है ना चलते रहता है, इस सब पे भी आप ध्यान रखिए, हाँ, क्योंकि हम एकदम सामने सामने बना रहे होते क्वेश्चन। चलिए, इसी क्वेश्चन से पता दिमाग आया, क्योंकि यहाँ 250 ml ले रहे हैं, और पिछले क्वेश्चन में है ना वहां पे हम गलती से वो ले लिए थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार 250 ml, अभी देखो ये 250 ml से ये 1000 कटा 4 टाइम्स, तो हमारे पास WB का जो वैल्यू हो गया, दैट WB इज 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 4, तो 63 से इसको मल्टीप्लाई किए, 126/4, 4 से इसको कट करो, 3 1.5, मतलब 31.5 ग्राम HNO3 का हम लोगों को चाहिए, 31.5 ग्राम HNO3 हम लोगों को चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग को HNO3 चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, कितना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन आप लेंगे कि आपको ये 31.5 ग्राम HNO3 का मिल जाए। देखिए आप समझिए, अगर 100% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लेते हैं फॉर 100%
प्योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको चाहिए 31.5 ग्राम HNO3। तो 31.5 ग्राम HNO3 70% सॉल्यूशन के लिए कितना ग्राम चाहिए? 31.5 ग्राम आपको फाइनल चाहिए। ओके, 31.5 ग्राम आपको फाइनल चाहिए क्योंकि उससे आपको सॉल्यूशन बनाना है। अगर 100% कंसंट्रेटेड या प्योर HNO3 सॉल्यूशन रहता तो 31.5 लेते, आपका काम हो जाता। लेकिन आपका सॉल्यूशन तो 70% प्योर है, 70% प्योर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 70% प्योर। तो आप ऐसा समझो, लेट एक्स वेट इज टेकन। मान लीजिए आप एक्स वेट लिए हैं, तो एक्स वेट का 70% मेरा 31.5 होना चाहिए। एक्स वेट का 70% मेरा 31.5 होना चाहिए। तो एक्स कितना होना चाहिए? 31.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। 7 से ये जीरो कटा, इधर एक जीरो, और 7 से ये कटेगा 4 बार में 28, और फिर 5 बार 4.5। 10 से मल्टीप्लाई होके 45 ग्राम। आप जब 45 ग्राम, फिर से सुनना, पूरा सुनना, आप जब 45 ग्राम 70% कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन लेंगे, आप जब 45 ग्राम 70% कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन लेंगे, तब आपको 31.5 ग्राम प्योर HNO3 मिलेगा। और उसी 31.5 ग्राम प्योर HNO3 से फिर आप ऊपर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोग को प्रिपेयर करना था वो हम लोग कर पाएंगे। 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो दैट इज 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन लेना है। 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन। पूरा लाइन समझना, लास्ट वाला तो एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहले 250 ml 2 मोलर HNO3 में कितना HNO3 है ये हम लोग निकालें, तो वो आया 31.5 ग्राम। मोलारिटी का जनरल फॉर्मूला लगा दिया, उसको सॉल्व कर दिया, ये सब आ गया। अब अगर मेरा सॉल्यूशन वो 70% जो लिख दिया था ना, इसलिए हमको एक्स्ट्रा काम करना था, नहीं तो 31.5 ग्राम HNO3 हो गया था आंसर। अगर 100% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता ना, 100% प्योर सॉल्यूशन रहता, तो वैसे केस में 31.5 ग्राम सॉल्यूशन लेने से ही हमको 31.5 ग्राम HNO3 मिल जाता। लेकिन सॉल्यूशन 70% प्योर है, तो 70% प्योर है और आपको चाहिए 31.5, तो 31.5 ग्राम लेने से थोड़ी ना होगा, 70% ही प्योर है। मेरे इस वर्ड पे सबको दिमाग लगाना, रोक के रखना, 70% ही प्योर है। तो मानते हैं कि x ग्राम हम लिए, तो x ग्राम का 70% 31.5 ग्राम आना चाहिए। और जब हम लोग उसको सॉल्व किए, देन इट कम्स टू बी 45 ग्राम। ठीक है, आप यहां पे देखें, x का कैलकुलेशन करके हमारे पास आया 45 ग्राम। इज दिस क्लियर? अच्छा, हम जो लिख रहे हैं ना, थोड़ा उसको देखना, तो थोड़ा एक बार फिर से कुछ एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन के लिए नहीं है ये, थोड़ा दिमाग को और फ्रेश करने के लिए है। जो लोग खाली न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरह से देखते हैं, उनको थोड़ा सीखना होगा। देखिए, 100% प्योर सॉल्यूशन, तो इसमें अगर हम 31.5 ग्राम लेंगे तो मिलेगा भी 31.5 ग्राम। 70% प्योर सॉल्यूशन हम लेंगे 45 ग्राम, हमको मिलेगा 31.5 ग्राम HNO3, और बाकी जो बच गया वो होगा इम्प्यूरिटी। वो होगा हम लोगों का इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी कितना बचा? तो 1 मिनट, इम्प्यूरिटी कितना बचा? 13.5 ग्राम इम्प्यूरिटी। ठीक है, ये अंतर है 100 ग्राम प्योर और 70 ग्राम, 100% प्योर और 70% प्योर सॉल्यूशन। इससे ऊपर वाले में इम्प्यूरिटी के नाम पे 0 है, क्योंकि वो 100% प्योर है, तो वहां इम्प्यूरिटी के नाम पे 0 है।
लेकिन नीचे वाले में जब 70% प्योर है तो इसका मतलब 30% इम्प्योरिटी है। तो आपको अगर 31.5 ग्राम चाहिए तो 45 ग्राम लीजिए, उसमें आपको काम का 31.5 ग्राम HNO3 मिल जाएगा और 13.5 ग्राम वो इम्प्योरिटी है। ठीक है, चलिए ये जस्ट आपके उस लैंग्वेज को समझने के लिए था जो वहां पे क्वेश्चन में 70% प्योरिटी लिख दिया था। थोड़ा दिमाग खुला रखना, ये सब चीज को अच्छे से समझते चलना। ओके, आगे बढ़ो। बेहतरीन सेट चल रहा है, समझे, एकदम आराम से रिलैक्स होके देखते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए। कहीं फिर से अगर डाउट होता है एक बार रिवाइंड कर लीजिए, पॉज कीजिए, समझिए, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िए, ये बात ध्यान रखिए। इन द गिवन ग्राफ बिलो व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स। देखिए भाई, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है। पार्शियल प्रेशर है HCl का और मोल फ्रैक्शन है HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है ये, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, और यहां पे आप एक लॉ पढ़ के रखे, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, साइक्लोहेक्सेन एक लिक्विड है, HCl हमारा गैस है। तो आप हेनरीज लॉ में ऐसा पढ़े हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस will be equals to Henry's constant and mole fraction of that gas in liquid. Partial pressure of any gas on the surface of liquid is equals to KH into mole fraction of gas. इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। Then y is equals to mx plus c. हाँ, ये c के जगह पे यहाँ 0 है, मतलब ऑब्वियसली ये ओरिजिन से ही जा रहा है, तो ओरिजिन से जाना भी चाहिए। और इस यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर भी है, बिल्कुल है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस भी है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो KH को दिखाता है, हेनरीज कांस्टेंट को दिखाता है, हेनरीज कांस्टेंट को दिखाता है। सी ऑप्शन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट को दिखाता है। क्लियर है? तो हेनरीज लॉ पे बेस्ट था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, सी ऑप्शन। आगे बढ़ो। 18 में लिखा है द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली गिवन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। देखिए, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं। पार्शियल प्रेशर अगर आप किसी भी गैस का लेते हैं ना, तो वो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्चुअली इन लिक्विड है, और ये टर्म ही, ये जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, यही उस गैस के सॉल्युबिलिटी को दिखाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को दिखाता है। अच्छे से दिमाग बनाइए अब। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई भी गैस लिक्विड के सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करता है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर अप्लाई करता है गैस उतना ज्यादा लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहता है, गैस उतना ज्यादा लिक्विड के अंदर घुला हुआ रहता है। और उसको दिखाने के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड का सहारा लेते हैं। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय हेनरीज कांस्टेंट। मतलब आपको यहां से एक आइडिया मिल रहा है कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो उसके हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ इनवर्सली है। फॉर सेम पार्शियल प्रेशर वो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कम है, जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी, उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का लिक्विड में कम आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यहां तक आप समझ गए होंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ इनवर्सली है। अगर कोई गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट बड़ा है तो दिए गए प्रेशर पे उसका सॉल्युबिलिटी कम आएगा। सही है, अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारे पास KH का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? KH का ऑर्डर दिया हुआ है
कि हीलियम का सबसे ज्यादा है, हीलियम का कितना है भाई, तो 144.9 अप्रॉक्स, ये हीलियम का है। उससे कम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का लगभग 69.16 है, 69.16 है। और सबसे कम ऑक्सीजन का दिया हुआ है, सबसे कम ऑक्सीजन का दिया हुआ है कितना है भाई, तो 34.86 है। ये केएच का ऑर्डर है। तो अगर कोई तुमसे सॉलिबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा, हीलियम सबसे कम, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन। हीलियम सबसे कम, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से आपको सोचना था। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये जो मोल फ्रैक्शन गैस इन लिक्विड है वही उस गैस के सॉल्युबिलिटी को दिखाता है कि हाँ लिक्विड में कोई गैस कितना ज्यादा घुला है, सॉल्युबल है। और वहां से फिर आपका सारा टर्म एक एक करके डिराइव हो रहा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। 19, ratio of oxygen and nitrogen in the air is 1:4. Find out the ratio of their solubilities in terms of mole fraction of oxygen and nitrogen dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature. अब देखो, सबसे पहले जो हमारे एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो है उसके बारे में सोचिए। ये जो रेशियो आपको दिया गया ना वो इसलिए दिया गया कि पूरे एयर का जो प्रेशर होता है जैसे 1 एटीएम, तो उस 1 एटीएम का 4 हिस्सा प्रेशर, पूरा 5 हिस्सा कर लो, 1:4, 5 हिस्सा कर लो, तो 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा प्रेशर नाइट्रोजन लगाता है और 1 हिस्सा प्रेशर ऑक्सीजन लगाता है। तो यहां से सबसे पहले आपको पार्शियल प्रेशर निकालना चाहिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। सब कोई ध्यान से सीखेगा। 1:4 का मतलब देखिए, अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटीएम, तो आप जब यहां से पार्शियल प्रेशर N2 का लिखेंगे ना, तो 4/5 ऑफ 1 एटीएम, कहने का मतलब 4/5 एटीएम नाइट्रोजन लगा रहा है। और जब आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लिखिएगा तो 1/5 इंटू 1 एटीएम, कहने का मतलब 1/5 एटीएम प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा है। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 4/5, 1:5। क्लियर है, ये आपके सामने रहा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। अब इस केस में अगर पार्शियल प्रेशर आ गया है तो आपको पता है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का लिखते हैं देन इट विल बी इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय उसका KH वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बाय ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में लेना है, तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय KH ऑफ नाइट्रोजन लेना होगा ऊपर में, और नीचे आपको डिवाइड करना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय KH ऑफ ऑक्सीजन से नीचे में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और KH ऑफ O2 ऊपर और नीचे KH ऑफ N2 नीचे। सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये N2 है लिखा हुआ है, KH ऑफ N2 नीचे। ठीक है, चलो डाटा यूज करो, डाटा को यूज करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर देखो, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज
पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो कितना निकाले थे हम लोग, 4/5। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1/5। अब KH ऑफ ऑक्सीजन ऊपर लो, 3.3 इंटू 10⁻7 टोर, और KH ऑफ नाइट्रोजन 6.6 इंटू 10⁻7 टोर कैलकुलेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में 5 कट गया, यहाँ 4:1 आया, और यहाँ पे देखो 10⁻7 10⁻7 कटा, 3.3 से 6.6 कटा, 1/2, सो इट इज 2/1, 2:1, 2:1। क्या हम लोगों को नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ही निकालना था? अगर नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ही निकालना था तो यही आंसर है। ऊपर देखो क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऊपर, नाइट्रोजन नीचे। यही सब होता है, गलती होता है। ए और बी ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में 1:2 है, बी ऑप्शन में 2:1 है। हम लोग 2:1 लाए, लेकिन हम लोग गलत लाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन ऊपर और नाइट्रोजन नीचे बोला है। हम लोग नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे लाए, तो 2:1 नहीं होगा, आंसर होगा आपका 1:2। 2:1 नहीं, आपका आंसर क्या है? 1:2। ध्यान रखिएगा ये सब चीज। आप बनाने के लिए नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे जो लिखना है लिख के बना लीजिए, लेकिन आंसर को फाइनल टिक करने के पहले आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए निकालना क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा जगह होता है जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर जगह गलती करने का, बायो गलती करने का एक मौका रहता है कि आपको A/B पूछा है, आप B/A निकाल के गलत आंसर टिक कर दिए। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। क्लियर है? तो अभी आपका आंसर है 1:2, क्योंकि हमको ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ऊपर और नाइट्रोजन का नीचे लेके बनाना चाहिए था। चलिए हम लोग उल्टा बनाए हैं, तो आंसर यहाँ पे सोच समझ के टिक करेंगे ना। बढ़िया, आगे बढ़ो। 20 लिखा है, द सॉलिबिलिटी ऑफ N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr partial pressure is given. The solubility in ग्राम पर ml, ग्राम, इस बार सॉलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन में नहीं बताना है, इस बार आपको सॉलिबिलिटी ग्राम पर ml में ही बताना है। दोनों बार ग्राम पर ml में ही बताना है। दिया गया डाटा भी ग्राम पर ml में। देखिए सॉलिबिलिटी जो है ना वो आपके हिसाब से, हम आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल ऐड कर दे पहले। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग थोड़ा मॉड्यूलेट करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन में भी आता है, गैस इन लिक्विड। ये कभी कभी मोलैरिटी में भी आता है, मोलैरिटी, और कभी कभी ये स्ट्रेंथ में भी आता है। जैसा जरूरत उस हिसाब से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का आप डाटा उठा के चलते हैं। जैसे प्रीवियस हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें है ना ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में था। अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसका हम यूनिट देख रहे हैं ग्राम पर लीटर, मतलब वो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में है, तो उसी को लेके बनाएंगे। ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को इस बार स्ट्रेंथ के जैसा S लिख रहे हैं, गैस का सॉलिबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ गैस। तो तुम जरा गौर करो, जब हम पार्शियल प्रेशर 1 लेंगे, बाई पार्शियल प्रेशर 2 लेंगे, तो हेनरीज कांस्टेंट में थोड़ी ना अंतर होगा, खाली सॉलिबिलिटी 1 बाई सॉलिबिलिटी 2 होगा। हेनरी कांस्टेंट तो जब तक टेम्परेचर सेम है सेम ही होता है, तो दोनों जगह टेम्परेचर का सेम होने से हेनरी कांस्टेंट कट गया। पार्शियल प्रेशर 1 कितना था भाई, तो 500 टोर था, और पार्शियल प्रेशर 2 कितना है, तो 750 टोर है। पहला सॉलिबिलिटी कितना था, तो पहला सॉलिबिलिटी था 0.01 ग्राम पर लीटर, और दूसरा सॉलिबिलिटी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये कट गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में, कितना कट गया, 2/3 आ गया, और राइट हैंड साइड में 0.01 है और नीचे S2 है। तो अगर हम लोग S2 का वैल्यू लिखे, और अगर हम लोग सेकेंड सॉलिबिलिटी का वैल्यू लिखे, तो 0.01 मल्टीप्लाइड विथ 3/2, तो दैट कम्स टू बी 0.01 इंटू 1.5।
तो ये 1.5 मल्टीप्लाई कर लिए, तो आपके पास वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻²। अब देख लीजिए आपका आंसर, ये आपका सेकंड केस में सॉलिबिलिटी है इतना ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका मैच करता है। तो चीजें बहुत सिंपल है, उसको उसी हिसाब से सोच समझ के अपना काम लेके चलना है, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया।